हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम एक बार फिर से हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि योगेश जी के द्वारा भेजी गई है। ये स्टोरी योगेश जी ने बहुत पहले मेरे को इंस्टाग्राम में सेंड किया था, लेकिन मैं उनकी स्टोरी को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। उनकी जो स्टोरी है बेहद ही खौफनाक और इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं और लाइक के साथ सब्सक्राइब का भी बटन दबा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में चलते हैं और वीडियो का मजा लेते हैं। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह योगेश और उनके दो दोस्तों की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले योगेश जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वैसे उन्होंने अपनी स्टोरी मेरे साथ बहुत पहले शेयर की थी, लेकिन मैं उनकी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। खैर, उनके साथ जो घटना घटी है वो बेहद ही दर्दनाक और चौंकाने वाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना किसी के साथ में ना घटे और सब लोग खुशहाल रहें, मस्त रहें। तो चलिए बढ़ते हैं योगेश जी की कहानी की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरा देने वाली है। योगेश जी रतलाम शहर के रहने वाले हैं और उनके दो दोस्त रतलाम के हैं, जबकि एक दोस्त गांव में रहता है। योगेश जी बताते हैं कि बात तब की है जब वो कॉलेज में बीएससी कर रहे थे और उनके दोस्त भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। जो गांव का दोस्त था उसका नाम पंकज था और वह इस टाइम गांव में ही था, क्योंकि उसके मम्मी की तबीयत खराब थी और वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दरअसल उसकी माँ को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपने माँ के पास ही रहना पड़ता था। वैसे पंकज मेरे बचपन का दोस्त नहीं था। हमारी दोस्ती बीएससी फर्स्ट ईयर में हुई थी और फिर हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसकी माँ की तबीयत लगभग 2 सालों से ख़राब थी और उसकी माँ का अंतिम समय ही चल रहा था, क्योंकि लगभग सभी बड़े डॉक्टर उसके माँ का इलाज करने के लिए ना ही कर दिया था। और कहीं न कहीं यह बात पंकज को भी पता थी कि अब मेरी माँ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। उसने अपने माँ को बचाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, यहाँ तक कि ज़मीन भी बेचनी पड़ी, पर कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कैंसर कैसे बीमारी होती है। खैर, मैं जब भी उसको फ़ोन लगाता वह रोता रहता था। मैं उसको बहुत समझाता, लेकिन मेरा समझाना तो औपचारिक मात्र था, क्योंकि जिसके साथ ऐसी परेशानी चल रही होती है उसको समझाना निरर्थक होता है। कुछ दिनों बाद उसका फ़ोन आता है और वह बोलता है, योगेश, मेरी माँ आज बहुत ज़्यादा सीरियस है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मैं झट से समझ जाता हूँ कि उसकी माँ बस चंद घंटों की ही मेहमान है। जब उसका फ़ोन आता है तब मैं कॉलेज में ही था। फिर मैं जल्दी से रतलाम में रहने वाले अपने दो दोस्तों को फ़ोन लगाता हूँ और पूरी बात बताता हूँ कि आज पंकज की माँ सीरियस है, हम तीनों को उसके गांव चलना चाहिए। मेरे पास एक छोटी सी 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसी में हम लोगों को ट्रैवल करना था। मैं जल्दी से पहले घर जाता हूँ और कॉलेज का ड्रेस चेंज करके दूसरे कपड़े पहनता हूँ। फिर मैं अपने मम्मी से यह बात बताकर चल देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को लेता हूँ, जो कि मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। योगेश का गांव रतलाम शहर से काफ़ी दूर था, यानी करीब 90 किलोमीटर ट्रेवल करना था। जब हम लोग रतलाम शहर से निकलते हैं तब समय करीब शाम के 5 बजे होते हैं। गाड़ी मैं चला रहा था। मेरे बगल वाली सीट पर मेरा एक दोस्त बैठा था, जबकि पीछे वाली सीट पर दूसरा दोस्त बैठा हुआ था। हम लोगों को जल्दी पहुंचना था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी थोड़ा फास्ट चला रहा था। मेरे दोनों दोस्त पंकज के गांव पहली बार जा रहे थे,
जबकि मैं दूसरी बार जा रहा था। वैसे जब हम तीनों दोस्त एक साथ गाड़ी पर बैठते थे तो खूब एंजॉय किया करते थे, लेकिन आज हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। हम लोगों को घर से निकले हुए करीब 1.5 घंटे हो गए थे और हम लोग लगभग 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल भी कर चुके थे। अभी भी 30 किलोमीटर ट्रेवल करना बाकी था और अब जो रोड आने वाली थी वो बेहद ही ख़राब थी। तभी पंकज का फ़ोन आता है और वह रो रहा होता है। मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह रोए ही जा रहा था। तभी मैं समझ जाता हूँ कि उसकी माँ नहीं रही। अब मेरे आगे बोलने का कोई मतलब भी नहीं था और मैं फ़ोन रख देता हूँ। और ख़राब रोड होने के बावजूद भी मैं गाड़ी को तेज़ी से भगाता हूँ। वैसे जिस रोड से मैं जा रहा था उस रोड में गाड़ी वाहन काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। अब उसके गांव जाने के लिए एक दूसरा मोड़ मिलता है, जहां से उसके गांव की दूरी 15 किलोमीटर थी। मैं जैसे ही गाड़ी मोड़ता हूं तभी अचानक से एक पक्षी आकर मेरे गाड़ी के शीशे से टकरा जाता है और टकराने के बाद मर जाता है। अब मेरी गाड़ी के शीशे पर खून लग जाता है। मैं फिर खून को वाइपर से पोंछता हूँ, जिसकी वजह से खून पूरे शीशे पर लग जाता है। खैर मुझे जल्दी से पंकज के घर पहुँचना था, तो मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद मैं पंकज के घर पहुँच जाता हूँ, जहाँ उसकी माँ को पंकज के घर के बाहर लेटाया गया था। सभी लोग रो रहे थे। तभी पंकज की नज़र हम लोगों पर पड़ती है तो वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और हम लोग भी रोने लगते हैं। खैर कुछ देर बाद सब कुछ शांत कराया जाता है। अब रात के 10 बज चुके थे। अब हम सभी लोग सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। जब सुबह हो जाती है तो उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की जाती है। अब पंकज की माँ को मुक्ति धाम ले जाया जाता है, जहाँ उनका अग्नि संस्कार होना था। अब सभी लोग मुक्ति धाम की ओर चलने लगते हैं और फिर मुक्ति धाम पहुँचकर उनका अग्नि संस्कार किया जाता है। अग्नि संस्कार के पश्चात सभी लोग घर की ओर लौटने लगते हैं। मैं और मेरे दोस्त पंकज को पकड़े हुए थे। फिर हम सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात हमें वापस घर लौटना था। कुछ देर तक पंकज के घर में हम लोग बैठे रहे और फिर उसे समझा बुझाकर वापस घर की ओर चल देते हैं। उसके घर से हम लोग शाम के 7 बजे निकलते हैं। गर्मियों का मौसम था, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। हमारा मानना था कि हम 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। खैर हम लोग वापस घर की ओर चल देते हैं। फिर इसके बाद गांव वाले रोड से निकलने में करीब आधे घंटे लग जाते हैं और जब मेरी गाड़ी एक छोटे से पुल के पास पहुंचती है तो अचानक से एक पक्षी फिर से टकरा जाता है और फिर वह पक्षी मर जाता है। मैं और मेरे दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला ऐसी घटना दोबारा कैसे हो सकती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा मेरा दोस्त अचानक से रोने लगता है। अब थोड़ा मुझे भी डर लगा, लेकिन मैंने हिम्मत बांधा और अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा किया। कैसे कर रहा है, तू लड़की है क्या जो ऐसे रो रहा है? इतना कहने के बाद वह शांत हो जाता है। अभी मेरी गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी हुई थी और जैसे ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। अब हम तीनों लोगों को यह समझ में आ जाता है कि हमारे साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। तभी पुल के नीचे से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैं गाड़ी का फुल एक्सीलेटर देता हूँ, लेकिन गाड़ी ज्यों के त्यों बनी हुई थी। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा मेरा दोस्त गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। अब हम दोनों भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी अचानक से वह रुक जाता है और हम दोनों आगे निकल जाते हैं। फिर हम लोग पीछे मुड़कर उसको आवाज़ लगाते हैं तो वह सिर झुकाया हुआ था।
फिर मैं और मेरा दोस्त उसके पास जाते हैं तो वह कुछ भी नहीं बोल रहा था और फिर वह मेरी गर्दन पकड़ लेता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। फिर मेरा दूसरा दोस्त मुझे छुड़वाता है और हम दोनों इसे छोड़कर भागने लगते हैं। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी कुटिया पर जाती है। फिर हमने क्या सोचा कि इसी में जाकर हम छुप जाते हैं और जैसे ही उसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो हम दोनों ने क्या देखा कि एक औरत उसी के अंदर सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी। और जैसे ही पीछे मुड़कर हम दोनों भागने का प्रयास करते हैं तो मेरा तीसरा दोस्त मेरे सामने खड़ा हो जाता है और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे दोनों दोस्त बेहोश पड़े हुए थे। जब मैं घड़ी में टाइम देखता हूँ तो सुबह के करीब 4 बजे हुए थे। मैं जल्दी से दोनों दोस्तों को उठाता हूँ और फिर उनसे पूछता हूँ, कुछ याद है हमारे साथ क्या हुआ है? फिर मेरे दोनों दोस्त बोलते हैं, नहीं नहीं, हम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। खैर फिर मैं दोस्तों से कुछ भी नहीं बोलता हूँ और हम लोग सीधे कार में जाकर बैठ जाते हैं। अब मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है और फिर सुबह के 7 बजे हम लोग घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर मेरे दोस्तों को रात में जो घटना हुई उसके बारे में याद क्यों नहीं है। घर पहुँचने के बाद मैं एक बार फिर से दोस्तों को घटना के बारे में बताता हूँ तो वे लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे और ना ही उन्हें कुछ याद आ रहा था। वो बस कह रहे थे कि हम तो बस सीधे घर आ गए हैं और जिस घटना के बारे में तू बात कर रहा है वो तो सिर्फ कहानियों में होती है, रियल में नहीं। अगर हमें कुछ होता तो हम लोगों को याद न रहता। दोस्तों, वे लोग मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे और अब तो मुझे भी लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। बस हो सकता है कि मेरे दिमाग में एक कहानी बन गई हो, क्योंकि मैं योगेश की माँ को अग्नि संस्कार करा के आ रहा था और इस घटना के बाद ही कुछ समय के लिए मेरी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाती है और सब लोग मुझे पागल बोलने लगते हैं। कुछ दिन बाद मेरी माँ मुझे एक बूढ़े से साधु के पास ले जाती है तो फिर वो पूरी कहानी बताते हैं कि बेटा, जो घटना हुई है वो सच है। वो जो तेरा दोस्त पंकज है ना, उसी की माँ ने ऐसा छलावा किया था। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था तो उसने भी तुम्हारा कुछ नहीं किया। और तुम्हारे दोस्तों को इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंकज की माँ नहीं चाहती थी कि वे लोग बाद में इस घटना को याद करें और डर जाएं। इसीलिए उसने इन दोनों की याददाश्त को उस पल के लिए हटा दिया था। यह सुनने के बाद मैं और ज़्यादा डर रहा था। फिर साधु जी मेरा डर कम करते हैं और मुझे एक लॉकेट का माला देते हैं। वैसे ये जो साधु हैं ये बहुत ही पुराने साधु हैं। जब भी मुझे कुछ होता तो मेरी माँ मुझे यहीं लेकर आती थी। खैर कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत में सुधार आने लगता है। आज मेरी तबीयत सही है और इस घटना को बीते हुए करीब 15 साल हो गए हैं और मैं आज की डेट पर एक छोटी सी होटल का मैनेजर हूँ जो कि रतलाम में ही है। तो दोस्तों, ये कहानी थी योगेश जी की, जो कि बेहद ही डरावनी थी। ऐसी घटना किसी के साथ में भी घट सकती है, तो आप ऐसी चीज़ों से बच के रहें और हमेशा अपना ध्यान रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।